नमस्कार। प्रोफेसर केबिस की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत में यूरोप से विभिन्न व्यापारिक कंपनियां आई थी, जिसमें से पुर्तगीज, डच, डैन, स्वीडिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इनमें से फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर बाकी सारे देशों की जो व्यापारिक कंपनियां थी, धीरे धीरे करके भारत से वापस जा चुकी थी या भारत में उनका व्यापारिक एकाधिकार नाम मात्र का रह गया था। अंत में दो ही व्यापारिक कंपनियां बचती है, फ्रांस की और ब्रिटिश की, और इन दोनों कंपनियों के बीच में भारत में व्यापारिक एकाधिकार को लेकर संघर्ष प्रारंभ होता है, क्योंकि दोनों ही चाहती थी कि भारत में वो अपना एकाधिकार रखे ताकि यहां से ज्यादा व्यापार करके वो मुनाफा प्राप्त कर सके। और उन्हीं के फलस्वरूप उन दोनों के मध्य कर्नाटक का युद्ध होता है। कर्नाटक दक्षिण में हैदराबाद राज्य का ही प्रांत था, परंतु कर्नाटक के नवाब एक तरह से स्वतंत्र नवाब की हैसियत से शासक कर रहे थे। इन युद्धों में जो पहला कर्नाटक का युद्ध होता है वो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के मध्य होता है, और इसका जो मूल कारण बनता है वो ऑस्ट्रिया का गृह युद्ध बनता है। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध है, उस युद्ध में एक तरफ ऑस्ट्रिया, दूसरी तरफ प्रसा इस संघर्ष में रखते हैं। ऑस्ट्रिया का सहयोग ब्रिटेन कर रहा होता है, प्रसा का सहयोग फ्रांस कर रहा होता है, जिसके कारण दोनों के मध्य जो 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ होता है, ये दोनों यूरोप की महाशक्तियां आपस में टकराव की स्थिति में होती है, और उसी का परिणाम भारत में भी दोनों देशों की जो व्यापारिक कंपनियां थी उनके मध्य भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यद्यपि फ्रांस के उस समय के गवर्नर डुप्ले ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र लिखकर इस संघर्ष से दूर रहने के लिए बात कही थी, और दोनों कंपनियां इस पर राजी भी थी। परंतु इसी दौरान अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने अपने जहाजी बेड़े के द्वारा फ्रांसीसी जहाजी बेड़े पर आक्रमण करके उनमें से काफी कुछ जहाजों को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण डुप्ले काफी नाराज हुआ, और ये ही कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध का तात्कालिक कारण बनता। मुख्य कारण तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, परंतु तात्कालिक कारण कैप्टन बर्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाजी बेड़े पर आक्रमण था। इससे नाराज होकर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने को अपने जहाजी बेड़े के साथ भारत आमंत्रित किया, ताकि दोनों की संयुक्त सेना से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण कर सके। और डुप्ले ने ला बुर्दने के सहयोग से सबसे पहले मद्रास पर आक्रमण किया और फोर्ट सेंट जॉर्ज पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो फ्रांसीसियों की ये पहली महत्वपूर्ण विजय थी कि पूर्वी तट के इलाके में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्वपूर्ण केंद्र था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उस पर अधिकार करने में वो सफल हुआ था। परंतु ला बुर्दने अंग्रेजों से धनराशि लेकर मद्रास को खाली करके वापस मॉरिशस चल गया। इस स्थिति में डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से समझौता किया, और दोनों की संयुक्त सेना ने वापस मद्रास पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। जब ये अधिकार हो गया तो अनवरुद्दीन ने संधि की शर्तों के तहत मद्रास सौंपने की बात की, तो डुप्ले ने उस बात को अस्वीकार कर लिया। तब ऐसी स्थिति में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए अपने सेनानायक महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक सेना मद्रास की तरफ भेजी, ताकि वो फ्रांसीसियों को दंडित कर सके। इसी समय फ्रांसीसियों ने कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी परंतु बहुत ही प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी टुकड़ी इस सेना का मुकाबला करने की भेजी, और उन दोनों के मध्य 1748 ईस्वी में सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध हुआ,
और इस युद्ध में फ्रांसीसी टुकड़ी ने 10,000 की बड़ी सेना को पराजित करके उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास में हुई थी। इसके से सफलता से प्रभावित होकर डुप्ले ने इसके पश्चात पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित फोर्ट सेंट डेविड, जो कि अंग्रेजों का एक दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग था, उस पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु उसमें वो सफल नहीं हुआ था। और इसी दौरान 1748 ईस्वी में एक्सला सैंपल की जो संधि होती है, और इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भी युद्ध विराम हो जाता है, और इस संधि के तहत भारत में भी दोनों व्यापारिक कंपनियों ने समझौता किया, और उस समझौते के तहत एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटाने की बात की थी, जिसके तहत जो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थित है, जिस पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया था, वो वापस अंग्रेजों को मिल गया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस पहले युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हुई थी और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को विजय मिली थी। परंतु ये युद्ध जो पहला युद्ध था, वो इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सेंट थोमे का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में एक छोटी सी यूरोपियन सेना ने टुकड़ी ने 10,000 की भारतीय सेना को पराजित कर दिया। ये इस बात की ओर इंगित कर रहे थे कि यदि सुव्यवस्थित और संगठित प्रशिक्षित छोटी सेना हो तो वो बड़ी सेना को भी पराजित कर सकती है। और दूसरी बात, इस सेंट थोमे युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी टुकड़ी का भारतीय लोगों ने फूलों के द्वारा स्वागत किया था। यानी ये साबित करता है कि उस समय के जो नवाब और राजा थे वो जनता से कितने कटे हुए थे, जिसका फायदा बाद में यूरोपियन शक्तियों ने उठाया था। भारतीयों को अपने पक्ष में करके इस पूरे इलाके में, भारत में पूरे इलाके पर अधिकार करने में वो कामयाब भी हुए थे। तो ये जो पहला युद्ध है, राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ था। फ्रांसीसियों के युद्ध भी उनको सफलता मिली थी, परंतु एक तरह से देखा जाए तो फ्रांसीसियों को भारत में राज्य स्थापित करने का जो एक लालसा थी, वो लालसा उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण आगे बाद में युद्ध लड़े गए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को युद्ध को लेकर भारत में हुआ था। वहीं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का जो मुख्य कारण था, वो डुप्ले की महत्वाकांक्षा और उस समय के दक्षिण भारत की जो राजनीतिक स्थितियां थी, उन स्थितियों के फायदा फ्रांसीसी लोग उठाना चाहते थे, जिसके कारण कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। और ये 1749 से लेकर 1754 तक चला था। आप देखेंगे उस समय दक्षिण भारत में हैदराबाद के निजाम का प्रभुत्व था, और उस हैदराबाद के निजाम उस समय आसफ जाह थे, जिनकी 1748 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र नासिर जंग नया निजाम बनता है, परंतु उसका विरोध आसफ जाह के नाती मुजफ्फर जंग ने किया था, जिसके कारण हैदराबाद में भी दो गुट बन चुके थे। और इसी समय हैदराबाद का एक प्रांत कर्नाटक का, उसमें नवाब दोस्त मोहम्मद था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात अनवरुद्दीन वहां का नवाब बना, और दोस्त मोहम्मद का दामाद चांदा साहब, जो कि उस समय मराठों के अधिकार क्षेत्र में थे, उनके कैदी थे। फ्रांसीसियों के प्रयासों के फलस्वरूप चांदा साहब मराठों से मुक्त हुए, और उन्होंने कर्नाटक में अपनी नवाबी का दावा ठोक दिया था, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक में भी दो गुट, अनवरुद्दीन और चांदा साहब के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। तीसरा उस समय केंद्र तंजौर था। तंजौर में उस समय प्रताप सिंह शासक था, जो कि मराठा था। उसने अपने एक इलाके का कारिकल बंदरगाह फ्रांसीसी को सौंप दिया था, जो कि अंग्रेजों को नागवार गुजरा, और फलस्वरूप अंग्रेजों ने तंजौर पर आक्रमण करके प्रताप सिंह को हटाकर शहाजी को वहां का सम्राट बना दिया, वहां का राजा बना दिया था, जिसके कारण तंजौर में भी प्रताप सिंह और शहाजी के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो तीन प्रमुख केंद्र थे,
इन तीनों ही जगह आपस में संघर्ष की स्थिति बनी थी, जिसका फायदा डुप्ले उठाना चाहता था। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे कि कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध में, सेंट थोमे के युद्ध में, एक छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी ने कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन की 10,000 सेना को परास्त कर दिया था, जिसके कारण फ्रांसीसियों की आकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उसी का फायदा उठाने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चांदा साहब का, हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का और तंजौर में प्रताप सिंह का सहयोग करने का निश्चय किया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इसके विपरीत कर्नाटक में अनरुद्दीन, हैदराबाद में नासिर और तंजौर में शाहजी को अपना सहयोग दिया, जिसके कारण दोनों व्यापारिक कंपनियां एक दूसरे के सामने वापस संघर्ष की स्थिति में आ गई। और उनके मध्य पहला जो युद्ध सीधा तो नहीं होता है, परंतु कर्नाटक के उस समय के नवाब अनरुद्दीन, जो कि अंग्रेजों का समर्थक था, उसके खिलाफ चांदा साहब, मुजफ्फरजंग और फ्रांसीसी सेना की संयुक्त सेना ने आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। और 1749 ईस्वी में अंबूर नामक स्थान पर, जो कि अडियार के पास है, अंबूर नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें इन तीनों की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को परास्त कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका पुत्र मोहम्मद अली किसी तरह से बचकर यहाँ से भागता है और वो त्रिचनापल्ली जाकर अपने आप को वहां सुरक्षित कर देता है। यानी इस पहले आक्रमण में आप देखेंगे कि फ्रांसीसी अपने सहयोगियों के साथ सफल होते हैं और त्रिचनापल्ली का इलाका छोड़कर बाकी सारा का सारा जो कर्नाटक का इलाका है, इस कर्नाटक के इलाके पर फ्रांसीसियों ने अधिकार करके अपने समर्थक चांदा साहब को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया। इसके पश्चात फ्रांसीसियों का अगला टारगेट था हैदराबाद। हैदराबाद में नासिर जंग उस समय निजाम था, जो कि अंग्रेजों का समर्थक था। इसको हटाने के लिए फ्रांसीसियों ने अपनी सेना मुजफ्फरजंग के सहयोग के लिए भेजी और 1750 ईस्वी में नासिर जंग को परास्त करके अपने समर्थक मुजफ्फरजंग को हैदराबाद की निजाम की गद्दी पर आसीन कर दिया। यानी दक्षिण का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र, जो कि दक्षिण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र ही हैदराबाद था, यहाँ पर भी फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। परंतु 1751 ईस्वी में मुजफ्फरजंग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात तत्काल वहां के फ्रांसीसी सेनानायक बूसी ने सलावत जंग, जो कि मुजफ्फरजंग का पुत्र था, उसको वहां की गद्दी पर आसीन करके उसको अपने अधीन सत्ता पर बैठा दिया। यानी 1751 तक आप देखेंगे प्रारंभिक अवस्था तक इन इलाकों पर उनका अधिकार हो चुका था। इसी समय डुप्ले ने एक गलती की थी कि उसने ये विजय करने के पश्चात, यानी अर्काट का घेरा विजय करने के पश्चात अपनी सेना तंजौर भेजी थी, ताकि वो शाहजी को अपदस्थ करके वापिस प्रताप सिंह को वहां शासक बना सके। परंतु इस विजय को वो नहीं कर पाया था। लंबे समय तक घेराबंदी के बावजूद भी वो तंजौर को विजय नहीं कर पाया था। उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सामान्य से व्यक्ति, जो कि उस समय एक शिप कलर था, क्लाइव, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम मोहम्मद अली को सपोर्ट करें, क्योंकि त्रिचनापल्ली को उस समय फ्रांसीसी घेर चुके थे और यहाँ फ्रांसीसियों ने जो घेराबंदी, उसमें मोहम्मद अली के साथ साथ कुछ अंग्रेज सेना के सेनानायक भी इस त्रिचनापल्ली में घेराबंदी में थे। इस घेराबंदी को तोड़ा कैसे जाए, इसके लिए क्लब ने एक सुझाव दिया कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक टुकड़ी अर्काट को घेरे, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी, इस अर्काट को घेरा जाए तो फ्रांसीसी सेना का जो सहयोग कर रहा है चांदा साहब, वो अपनी राजधानी बचाने अवश्य आएगा। और ऐसा ही हुआ। क्लाइव अपने 500 सैनिकों के साथ अर्काट पहुंचता है और अर्काट पर बड़ी आसानी से वो अधिकार कर लेता है। इस अधिकार के पश्चात स्थितियां बहुत ही तीव्र गति से बदलती है, क्योंकि त्रिचनापल्ली में जो मोहम्मद अली था, उसको घेरे हुए चांदा साहब फ्रांसीसी थे। चांदा साहब अपनी राजधानी के पतन के पश्चात अपनी सेना
का आधा हिस्सा अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में अपनी राजधानी बचाने के लिए अर्काट भेजता है। और यहाँ 53 दिनों तक क्लाइव ने रजा खां को रोके रखा और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी कुछ सेना त्रिचनापल्ली की तरफ भेज दी, जिसके फलस्वरूप स्थिति हुई कि त्रिचनापल्ली का जो घेरा था फ्रांसीसियों का वो कमजोर हो गया और उनको वहां पराजय मिली, जिसके फलस्वरूप यहां से चांदा साहब पलायन कर जाता है। पलायन करके वो तंजौर चला जाता है और त्रिचनापल्ली में भी फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। त्रिचनापल्ली की पराजय के पश्चात चांदा साहब यहां से भागकर तंजौर पहुंचता है और वहां शाहजी की सेनापति से उसका मुकाबला होता है। उसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसे बंदी बना दिया और बंदी बनाने के पश्चात उसकी हत्या कर दी। यानी आप देखेंगे कि अर्काट का जो घेरा क्लेव ने किया था वो इतना अकाट्य था कि फ्रांसीसियों को न केवल अर्काट से उनको पराजय का सामना करना पड़ा, त्रिचनापल्ली में भी उनकी हार हुई और एक तरह से कर्नाटक का पूरे इलाके पर फ्रांसीसियों का अधिकार समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने अपने समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी सरकार ने अपने गवर्नर डुप्ले को वहां से हटाकर नए गवर्नर गौडियो को 1754 ईस्वी में भारत भेजा और उसे आदेश दिया कि वो जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करे, यानी शांति बनाकर रहे। वो भारत पहुंचता है। भारत पहुंचकर उसने दिसंबर 1754 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पौंडीचेरी नामक स्थान पर संधि की और उस संधि के तहत दोनों ही कंपनियों ने एक दूसरे के विजित इलाके वापस सौंपने की बात उन्होंने स्वीकार की और दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। साथ में ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, देवीकोट, ये इलाके अंग्रेजों के अधिकार में मानना उन्होंने स्वीकार किया। इसके अलावा मुसलीपट्टनम ये इलाका फ्रांसीसियों के अधिकार कर लिया था, क्योंकि मूलतः ये अंग्रेजों के पास था। ये मुसलीपट्टनम वापस अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। यानी आप देखेंगे इस सेकेंड युद्ध में, यानी फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजयी हुए थे। कर्नाटक के सेकेंड युद्ध में प्रारंभिक अवस्था में फ्रांसीसी विजयी हुए थे, परंतु अर्काट के घेरे के पश्चात उनकी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस अपने वर्चस्व को स्थापित किया और इस पांडिचेरी की संधि के तहत उन्होंने अपने आप को पुनः स्थापित करने का जो प्रयास किया था उसमें वो सफल भी हुए। ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के मध्य तीसरा और अंतिम निर्णायक युद्ध कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 में प्रारंभ होता है और 1763 ईस्वी की पेरिस संधि के साथ समाप्त हो जाता है। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, दोनों देशों के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में शुरू हुआ था, उस युद्ध के फलस्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बन गई थी और इसी स्थिति को भांपते हुए फ्रांसीसी सरकार ने 1757 में काउंट डी लाली को भारत का गवर्नर बनाकर, यहाँ का प्रधान सेनापति बनाकर भारत भेजा था और उसने भारत आकर 1758 ईस्वी में अपने जहाजी बेड़े के द्वारा अंग्रेजों के एक महत्वपूर्ण फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को वो जीतने में सफल हुआ था। इसके पश्चात इसने दक्षिण में तंजौर पर आक्रमण किया, क्योंकि उस समय यहाँ का शासक शाहजी अंग्रेजों का समर्थक था। उस पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा, परंतु इस पर वो विजय करने में सफल नहीं हुआ। तत्पश्चात उसने अपने सैनिकों के माध्यम से फोर्ट सेंट जॉर्ज दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसको वो जीतने का प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हुआ। इस स्थिति में उसने हैदराबाद में अपनी सेना की टुकड़ी के सेनानायक बूसी को अपनी सेना सहित अपनी शाहिदात मद्रास बुला लिया था। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम सलावत जंग को अपने बस में कर लिया। यानी हैदराबाद एक तरह से जो फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था
यहाँ का निजाम उनके नियंत्रण में था, वो अब उनके नियंत्रण से हटकर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। यानी बुस्सी यहाँ से अपनी सेना लेकर मद्रास पहुंचता है काउंट लिली के सहयोग करने के लिए, परंतु दोनों की संयुक्त सेना भी मद्रास के इस फोर्ट को जीतने में सफल नहीं होती है। और इसी समय 1760 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य एक निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्ध बांडीवास नामक स्थान पर होता है, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लिली और बुस्सी के नेतृत्व में सेना का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को निर्णायक पराजय दी थी। और इस पराजय के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला निशाना रहा था, वो था पौंडीचेरी। 1761 ईस्वी में पौंडीचेरी पर भी आक्रमण करके उसको विजित कर लिया, और साथ में ही पश्चिमी तट पर फ्रांसीसियों के एक महत्वपूर्ण स्थान माही, इस पर भी अधिकार करने में वो सफल हुए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो 1761 ईस्वी तक दक्षिण भारत में फ्रांसीसी कंपनी के जितने भी अधिकार क्षेत्र के इलाके थे उन पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था। 1763 ईस्वी में सप्त विश्व युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत होती है, और इसी के तहत भारत में भी दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध विराम हो जाता है। और इसी संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को 3 स्थान वापस उनको सौंपे थे, माही, पौंडीचेरी और चंद्रनगर, जो कि बंगाल में था, जिसको 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया था। ये तीनों इलाके वापस फ्रांसीसी कंपनी को सौंप दिए थे, परंतु शर्त ये रखी कि फ्रांसीसी कंपनी इसके पश्चात राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी, वो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों में ही भाग लेगी। यानी आप देखेंगे इस कर्नाटक के 3rd युद्ध में फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, पहले कर्नाटक, उसके बाद हैदराबाद, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने फ्रांसीसी कंपनी पराजित क्यों हुई? तो पहला कारण तो ये है कि ब्रिटिश सरकार का या उनकी कंपनी का जो नौसैनिक बेड़ा था वो बहुत ही ताकतवर था। यानी उस समय सबसे ज्यादा नौसैनिक जो बेड़ा ताकतवर था वो ब्रिटिश सरकार का था, ब्रिटिश कंपनी का ही था। उसके सामने फ्रांसीसी कंपनी का बेड़ा बहुत छोटा था। दूसरा आप कारण देखेंगे कि भारत में जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, चाहे बॉम्बे लें, आप मद्रास लें, फोर्ट सेंट डेविड लें, या कोलकाता का आप लें फोर्ट विलियम, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, जबकि फ्रांसीसी के पास सिर्फ पौंडीचेरी के छोड़कर कोई भी महत्वपूर्ण बंदरगाह या स्थान नहीं था जहां से वो अपनी युद्ध नीति और अपने नीतियों को वो कर सके। इसके साथ साथ फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, सरकार का ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी संस्था थी। इसलिए सारे साझेदार अपने इस युद्ध में अपने को विजय दिलवाना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उनको मिल सके। इसके अलावा आप देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी में जितने भी अधिकारी थे, काउंट डी लिली ले लें, चाहे डुप्ले ले लें, चाहे गोड्यू ले लें, ये सारे के सारे इतने योग्य नहीं थे जितने आयरकूट, क्लाइव वगैरह थे। उनके सामने ये बौने साबित हुए थे। आप देखेंगे कि इन सारे कारणों के कारण फ्रांसीसी कंपनियों को यहाँ से पराजित होकर जाना पड़ा, यानी राजनीतिक रूप से उनका यहाँ अंत हो गया था। भारत स्वतंत्र हुआ तब उनके पास सिर्फ पौंडीचेरी, कारिकल, माही और यमन ये स्थान ही उनके पास बचे थे। वहां पर भी वो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां ही संचालित कर सकते थे। यानी एक तरह से इन युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से 21 साबित हुई थी।